सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को और साथ में हमारी प्यारी बुआ भी हमारे साथ हैं और बस उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं एक साथ। नमस्कार नमस्कार और स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। और मंजी तुम्हें भी ढेर सारा प्यार। बिल्कुल, धन्यवाद। और हमारे सभी तमाम हमारे जो बिटिया बहुएं और सब भाई बंधु और भतीजे लोग भी जो सुन रहे हैं कार्यक्रम, उन सभी को भी ढेर सारा प्यार। भाई बहुत सारे हमारे दामाद भी होंगे उसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल बुआ, बिल्कुल तो, होंगे और बच्चे भी होंगे, है ना, खूब सारे पोते पोती भी हैं, नाती नतनी भी हैं। क्योंकि भाई देखो, उत्सव जब आ जाता है तो सब इकट्ठा हो ही जाते हैं। और जब हम सखी सहेली में आपसे मिलते हैं दोस्तों, तो जाहिर है कि एक उत्सव का ही माहौल रहता है। लेकिन आज एक और बड़ा उत्सव है, बिल्कुल, जिसे कहते हैं ओणम उत्सव। और फूलों से भरा, रंगों से भरा ये त्योहार है, खुशियों से भरा ये त्योहार है। तो आज हम इसकी बातें करेंगे और मनाएंगे। और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी श्रोताओं को, ओणम की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में बता देते हैं कि आज स्वतंत्रता सेनानी रानी सरोज गौरीहार के बारे में बात करेंगे। और बुआ जो हमारे जो वक्त के साथ बदलते पड़ोसी थे। अच्छा, हमें लगा तुमने कहा बुआ जो वक्त के साथ बदलती गई। बुआ कैसे बदलेंगी? हमें लगा तुमने ऐसे बोल दोगी। जी, हमारी बुआ तो वही है ना। ये हमारी बात होगी ना कि जो हमारे पहले के पड़ोसी होते थे और जो आज के समय में जो परिवर्तन हम देखते आ रहे हैं, उनके बारे में हम किस्से कहानियां बातें हम कह रहे हैं कि उनके बारे में बात करेंगे कि वक्त के साथ कैसे संबंध और पड़ोसी बदलते हैं। और आज हम अपनी प्यारी बुआ से कुछ चने के चटपटे व्यंजन, मतलब हम आए नहीं कि तुम लोगों ने शुरू कर दिया, हमें काम पे लगा दो। क्योंकि बुआ के हाथ का बना हुआ खाना सबको बहुत पसंद आएगा। देखिए, अभी सभी सखी और हमारे श्रोता को भी पसंद आएगा जब हम बताएंगे, है ना बुआ? हाँ, बस जो हमने सिखाया वो तुम बताना, हमें काम पर न लगाओ तुम। अच्छा, चलो। बहुत सारे लोगों ने देखो ओणम का खूब सुंदर सुंदर रंगोली भेजी है, तरह तरह के पकवान सबसे ज्यादा भेजे हैं भाई। क्या बात है। तो तबीयत एकदम खुश हो गई है। बिल्कुल, आज तो क्या मतलब आज तो फिर मजा ही मजा है, सोच लीजिए, है ना। तो बस देखिए ना, एक मैसेज आया है कि ओणम का त्योहार दक्षिण भारत में, खासकर केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 1 सितंबर से शुरू हुआ ये त्यौहार 13 सितंबर तक मनाया जाएगा। ओणम इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसकी पूजा मंदिर में नहीं बल्कि घर में की जाती है। ओणम पर्व खेती और किसानों से गहरा संबंध है। किसान अपने फसलों की सुरक्षा और अच्छी उपज के लिए श्रावण देवता और पुष्प देवी की आराधना करते हैं। फसल पकने की खुशी लोगों के मन में एक नई उम्मीद और विश्वास जगाती है। ओणम उत्सव के दौरान एक पारंपरिक दावत समारोह का आयोजन किया जाता है और इस समारोह में मीठे व्यंजनों के अलावा 9 स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, जिनमें पचड़ी, कालम, ओलम, दाव, घी, सांभर, केले और पापड़ के चिप्स मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। इन व्यंजनों को केले के पत्तों पर परोसा जाता है। ये बहुत सोने पर सुहागा तो तब हो जाता है जब केले के पत्तों पर परोसा जाता है, तो इनकी खूबसूरती तो बढ़ती ही है। लेकिन जाहिर है कि प्राकृतिक ये जो पत्ते होते हैं, इन पर खाने का मजा भी दुगना हो जाता है ना। हाँ। और ये तो इन्होंने लिखा ही है कि जाहिर है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो लगभग बहुत सारे अधिक त्योहार जो है वो फसल के कटने से ही मनाए जाते हैं। किसान खुश होता है और जाहिर है कि बहुत सारी आबादी जो है हमारी खेती करने वाले भाई बहनों की है, तो हम लोग भी खुश। और जाहिर है कि हमारे लिए ही तो अन्न उपजता है, बिल्कुल, है और हम सब खाते हैं उसे। तो लेकिन वहीं एक ओणम त्योहार की एक और बात है कि ओणम का त्योहार राजा महाबली की याद तथा सम्मान में मनाया जाता है। ये हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। और ये केरल के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इस त्योहार की सभी प्रमुख विशेषताओं में से लोक नृत्य सबसे अलग है। महिलाओं द्वारा प्रस्तुत ये नृत्य रूप निश्चित रूप से त्योहार का प्रमुख आकर्षण है। कुछ पारंपरिक नृत्यों में कथकली, पुलिकली, कैकोटी काली और थुम्बी थुल्लल शामिल है। ओणम का त्योहार 10 दिन तक मनाया जाता है। इन दिनों सभी लोग अपने घर को दुल्हन की तरह सजाते हैं। क्या बात है बुआ, देखिए ना, सब तरफ धूम ही धूम है। यानी कि गणपति उत्सव चल रहा है, अब ओणम उत्सव आ गया है। तो ओणम उत्सव भारतीय राज्य केरल में मनाया जाने वाला वार्षिक मलयाली त्योहार है
और जैसा कि बताया कि भाई सितंबर में मनाया जाता है और एक तरह से चावल की फसल का जश्न के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि चावल की फसल जो तैयार हो जाती है और काटी जाती है और खासकर चावल के पकवान बनते हैं। और केले के पत्ते पर बहुत तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनकी गिनती मतलब करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो कहा जाता है कि लगभग 25 व्यंजन परोसे जाते हैं जी ना। जी, और इसे ओणम साद्य कहा जाता है। तो अरियल जो है यहाँ का एक पारंपरिक व्यंजन है जिसमें नारियल के साथ में पकाया जाता है इसे। इसके अलावा हमारे और भी साथियों ने जो बताया ही है, उसके संग संग पायसम सब जानते ही हैं, केले का हलवा, नारियल की चटनी, मसाला सांभर, इडली डोसा, खिचड़ी पचड़ी और ऐसे ओलान है। पचड़ी जो है वो दही में अनानास के संग बनाया जाता है। ओलान है, काया वरुथ है, जैसे मतलब केले के चिप्स को कहते हैं, ऐसे चेना वरुथ है। नारियल के साथ कद्दूकस किया हुआ सामान होता है। मतलब बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। उसी में एक व्यंजन है एरी सेरी, है ना, मैश की हुई फलियां रहती हैं नारियल के साथ कद्दू की कस की हुई। मतलब बहुत जो चीजें छाछ पापड़, हाँ, है ना, मोर करी है, उन सब के जो भी हमारी उपज होती है सबको बना के परोसा जाता है। बिल्कुल। और चूंकि भाई केरल राज्य का ये बड़ा त्योहार है तो इस दिन लोग घरों को फूलों से सजाते हैं, फूलों की रंगोली बनाते हैं और गाय के गोबर का पूजा में उपयोग बहुत शुभ माना जाता है, वहाँ पे करते हैं ये लोग। और सभी पारंपरिक चटक रंगों के वस्त्र पहनते हैं और महिलाएं भाई बालों में तो गजरे का श्रृंगार बहुत करती है फूलों वाला, है ना बुआ। और थिक्कारा मंदिर में ओणम उत्सव का केंद्र माना जाता है और मंदिर में मुख्य देवता वामन भगवान है। और इस उत्सव में सभी स्थलों पर समान रूप से प्रतीक रूप में मावेली और वामन की मूर्ति, एक पिरामिड नुमा मूर्ति स्थापित की जाती है और इसका नाम थ्रिक्कार अप्पन रखा गया है। मंदिर वो स्थान है जहाँ राजा महाबली, कहा जाता है कि वामन ने अपने पैर से पाताल को भेजा था, इसीलिए ओणम त्योहार की उत्पत्ति का प्रतीक थिक्कारा अर्थ है पवित्र पैर का स्थान। और ये जो उत्सव चलता है तो 10 दिनों तक जब चलता ही है, सभी जानते ही हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और जाहिर है कि सब जगह से श्रृंगार किया जाता है, घर तो सजाते ही हैं। इसके संग संग पारंपरिक नृत्यों में हमारे साथी ने बताया ही कि सब पारंपरिक नृत्य होते हैं और कई तरह के होते हैं। ओणम त्योहार में पहले दिन क्या होता है, महाबली की पूजा की जाती है, यानी महाबली की पाताल से केरल आने की तैयारी की जाती है पहले से। और जाहिर है कि जब तैयारी की जाती है तो घरों को सजाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं और दूसरे दिन चिथिरा होता है। इसमें फूलों का कालीन एक तरह से बनाते हैं जिसे पुलकम कहते हैं। इसे ओणम से पहले बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। क्या बात है, विस्तृत रूप में बनाते हैं, बिल्कुल पहले से बनाना होता है। बिल्कुल। और तीसरे चौथे दिन और चौथे पांचवें दिन की तरफ फूलों से पुलकम की अगली परत बनाई जाती है और चौथा दिन विशाखम होता है और कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। और पांचवें दिन अनिजहम का होता है, नौका दौड़ होती है, वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, तरीके की नौका दौड़ बहुत सुंदर लगती है। और बुआ छठा दिन थिकेत होता है, इस दिन से छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। सातवां दिन मूलम होता है, इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा होती है। और आठवां दिन पूरा दम होता है, इस दिन महाबली और वामन की मूर्ति घर में स्थापित की जाती है। अब आ जाता है 9वां दिन, तो 9वें दिन जो है उठोदम होता है और इस दिन महाबली केरल में प्रवेश करते हैं। 10वां दिन थिरुवोनम होता है, इस दिन ओणम मनाया जाता है और इस दिन दान पुण्य किए जाते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है, दान पुण्य इसलिए करते हैं कि सब वर्ग के लोग मना सकें। उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं सभी लोग। फिर खास तौर से जैसे हम बार बार बता रहे हैं, फिर बात आ जाती है कि व्यंजन की, तरह तरह के चावल के व्यंजन बनाए जाते हैं, खूब खुशियां मनाई जाती हैं, रंगोली विशेष तौर से सजाई जाती है और नृत्य तो यहाँ के पारंपरिक होते ही है ना। तो क्यों ना बुआ चलते हैं गीत की ओर बढ़ते हैं। हाँ। ये कौन आया रोशन हो
प्यारी बुआ, देखी ना कि ये कौन आया, है ना। साथी फिल्म से हमने ये गीत लिया, और भाई जब सखी सहेली में प्यारी बुआ आ जाती है तो फिर रोशन तो हो ही जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारे साथियों ने लिखा है कि ये गीत जो है हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है। हो सकता है कि हमारे जो बहुत सारे श्रोता जिन्होंने नहीं लिखा है उनके दिल की भी यही तमन्ना होगी। एक दो श्रोता ने लिखकर ये भेजा है कि ये गीत उन लोगों की ओर से हमारे लिए है। ये गीत उन्होंने लिखा है कि आप लोग आ गए तो महफिल रोशन हो गई। तो वैसे भी जिससे मिलकर दिल खुश हो जाता है, तो हमारा घर है, मन आंगन सब कुछ रोशन हो जाता है। और हम भी उनको वापस कर देते हैं कि जब आप आ जाते हैं एफबी के पेज पे तो ये भी रोशन हो जाता है ना। देखो, बिना मिले तो मिलने की जब भी बात आती है तो जाहिर है कि दो लोगों का होना जरूरी है, बहुत जरूरी, तो बहुत जरूरी। ऐसा ही है, खुशियां बढ़ जाती है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रानी सरोज गौरिहार की। आगरा उत्तर प्रदेश की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रानी सरोज गौरिहार, जिन्हें वहाँ के लोग दीदी कहकर बुलाया करते थे। और रानी सरोज गौरिहार का जन्म 4 नवंबर सन 1929 में हुआ था। आपके पिता का नाम जगन प्रसाद रावत था और माता का नाम सत्यवंती रावत था। आपके माता पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। सरोज गौरिहार ने अगस्त क्रांति सन 1942 में भाग लिया और माता पिता के साथ वे साल 1943 में 1 वर्ष तक जेल में भी रहीं। देश की आज़ादी के लिए लड़ते समय उनकी उम्र महज 12-13 साल की थी। वे इस तरह सबसे कम उम्र की महिला क्रांतिकारी थी और इनका काम आज़ादी के मतवालों के बीच जो था वो ये था, मंजरी बिटिया, कि गोपनीय सूचनाओं को इधर उधर करना, यानी जहाँ सही जगह है वहाँ पहुँचाना, उनका आदान प्रदान करना। क्या बात है। और आगरा में विदेशी वस्त्रों के सफल बहिष्कार को देख पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी इसकी सराहना की थी। जब वे कक्षा 7 की छात्रा थी और गर्ल्स गाइड थी, तब अगस्त क्रांति के आह्वान पर सीनियर बालिका पाठशाला को बंद करवाया गया था और उन्होंने यूनियन जैक के अंग्रेजी ध्वज को अपनी सहपाठियों के साथ सलामी देने से मना कर दिया था। बहुत हिम्मत की बात, बहुत हिम्मत की बात है बुआ। देखिए, उस समय जो लोग कर देते थे वो आज सोचें तो बस मुश्किल है। उस समय भी मुश्किल था जी। वे क्रांति दूत के तौर पर समाचार, संदेश और पत्रों का आदान प्रदान करने लगी और इससे क्रांतिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने लगी। और वे अंग्रेजों के विरोध में जुलूस में भी भाग लेती थी। विलायती कपड़ों के विरोध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को खादी पहनने के लिए प्रेरित किया, उसका प्रचार प्रसार किया। और सरोज गौरिहार के योगदान पर ही 19 मई सन 1930 को पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने आगरा में सभा करते हुए कहा कि भारत में आगरा ही पहला नगर है जो विदेशी वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने में सफल हुआ। सामाजिक चेतना के प्रति सजग थी और पर्दा प्रथा का पुरजोर विरोध किया इन्होंने, और इसके साथ ही नशीले पदार्थों के प्रति भी लोगों को चेतना जगाई। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं और युवतियों को शामिल करने के लिए भी इन्होंने प्रेरित किया। और फिर इस तरह से आज़ादी के बाद 1967 में मध्य प्रदेश के छतरपुर से विधायक रही और इस तरह से सेवा की उन्होंने जनता की, और नागरिक प्रचारणी की सभापति रही। आगरा के साहित्य पर उन्होंने 3 दर्जन किताबें लिखी। फिर इसी तरह से धर्म, संस्कृति, साहित्य और आगरा की गौरव गाथा इसमें खास तौर से शामिल है। क्या बात है। और उन्होंने ब्रज भाषा, खड़ी बोली और राधा कृष्ण पर भी कई साहित्य लिखे। उनके द्वारा लिखा गया भगवान श्री राम को विस्तृत मांडवी खंड काव्य को बहुत खूब प्रशंसा मिली इनको। अब अगर उनके हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें, यानी खासतौर से वैवाहिक जीवन की, तो उनका विवाह बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के गौरिहार स्टेट के राजा महाराज प्रताप सिंह भूदेव से हुआ था। बाद में पति के निधन के बाद वे आगरा वापस आकर बस गई और उनकी 2 बेटियां हैं और उन्हें संगीत में भी रुचि थी। MA, LLB, फिर DPA की शिक्षा ली, DPA तक शिक्षा ली। फिर उन्होंने गौरिहार रियासत जो है कि राजमाता, महारानी, विदुषी, लेखिका, साहित्य के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो मतलब इतना उन्होंने काम किया है, विस्तृत है, जिसको कहना चाहिए ना कि पढ़ाई से लेकर संगीत से लेकर हर कुछ कि क्या मतलब जाए। बहुत हर कलाओं में एकदम माहिर थी। सुनकर तो इतना अच्छा लग रहा है, पूछिए मत। और आगे सन 1968 में अखिल भारतीय ब्रज साहित्य परिषद की वो अध्यक्ष रही। चंदला विधानसभा के निर्दलीय विधायक भी रही और वे बुंदेलखंड साहित्य अकादमी और मामूलिया पत्रिका से भी जुड़ी रही और ब्रज भाषा की कवित्री थी वो। और आगरा की लोक कलाओं, मेलों, साहित्य, इतिहास, उद्योग सहित 35 विषयों पर 32 पेज की पुस्तकें उन्होंने अब तक मतलब तब तक लिख डाली और आपका आनंद छलिया और मांडवी साहित्य पर खंडकाव्य प्रकाशित हुए थे। रानी सरोज गौरिहार को कई सम्मान भी दिए गए। जाहिर है कि इतना विस्तृत आपका कार्यक्षेत्र रहा। 1989 में मानस संगम सम्मान, अखिल भारतीय ब्रज साहित्य संगम द्वारा, पंडित श्रीदेवी पुरस्कार, रत्नदीप सांस्कृतिक संस्थान द्वारा विशिष्ट सम्मान 2004 में आपको मिला।
और 2007 में नागरी प्रचारणी सभा ने सम्मानित किया। धर्मपाल विद्यार्थी सम्मान, अखिल भारतीय साहित्य परिषद कोटा से शब्द साधिका सम्मान, ब्रजभाषा साहित्य साधना सम्मान भी उन्हें मिला। और तो इस तरीके से अखिल भारतीय कवयित्री सम्मेलन में सम्मान उन्हें मिले। फिर यादगार आगरा द्वारा आगरा शिरोमणि का भी सम्मान आपको प्राप्त हुआ। उनकी पुस्तकें नट नागर रस श्रृंगार, ब्रज व बुंदेली के पद और दोहे, और ऐसे ही है नमधारा के बीच काव्य संग्रह एवं सप्तपर्णी काव्य है। वे कई संस्थाओं की संरक्षक भी रहीं, और इस तरह से इतनी, जिसको कहते हैं, तुमने पहले ही कहा ना कि आगरा शहर की शान कही जाने वाली सरोज जी का जो है अंतिम सांस उन्होंने ली 29 अगस्त 2022 में। हमारे एक साथी ने, मंजरी बिटिया, ये लिखकर भेजा है कि 28 अगस्त, तो कभी कभी अर्धरात्रि या बहुत भोर में भोर के समय देहांत होता है, तो उससे आपने तारीखें थोड़ा सा आगे पीछे कंफ्यूजन रहता है, किसी को रहता है कि 28 को हुआ था, कि सूचना अगर 29 को मिली तो वो सोचते हैं 29 को हुई थी कि 28 को हुई थी। तो जहां तक हमारी जानकारी है 29 अगस्त 2022 में आपने अंतिम सांस ली। जी। और देखा जाए तो कितने सारे इनके पास गुण थे। तो जब भी ऐसी कोई बातें होती तो लगता है कि भाई इनके गुणों को हम लोग कुछ ना कुछ अपने अंदर आत्मसात करें, और बस ले लिया बुआ। और बस जो इन्हों संगीत में रुचि थी ना, तो सोचते हम लोग एक संगीत ही सुन लेते हैं, चलते हैं गीत सुन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सुनते हैं।
जग चंदा चमके, गंगा जमुना में बहे पानी। जब तक सूरज चंदा चमके, गंगा जमुना में बहे पानी। रहे तब तक प्रीत अमर अपनी, रहे तब तक प्रीत अमर अपनी। है ये जन्म जन्म की दीवानी, है ये जन्म जन्म की दीवानी। ओ रानी याद मिलन, रानी याद मिलन की ये रात रहे, किया याद मिलन की ये रात रहे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। तो देखिए ना बुआ, जीवन में अगर साथ रहता है तो किसी का भी हो, चाहे वो पिया हो, चाहे हमारे आसपास के लोग हो, तो बस कहना चाहिए कि रंग भर जाते हैं जीवन में, है ना। सोच रहा आप हंसेंगे जरूर, मुझे आपको हंसाना था। यही तो हम कह रहे हैं कि साथ जरूरी है, और जैसे बराबर कहते हैं कि पड़ोसियों का साथ बड़ा काम आता है, क्योंकि रिश्तेदार जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, तो ऐसे में पड़ोसी जो है वो रिश्तेदारों से बढ़कर भी हो जाते हैं ना, बढ़कर हो जाते हैं। प्यारी बुआ, देखिए ना हमारे जो श्रोता सखियां सखा हैं वो कितने सारे संदेश भेज रहे हैं। हाँ। तो एक बड़ा प्यारा सा है, मतलब सभी प्यारे प्यारे से हैं, लेकिन पढ़ते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग स्वभाव के होते हैं, जिनमें से कुछ लोगों का स्वभाव अच्छा होता है तो कुछ लोगों का स्वभाव थोड़ा सा अकड़ होता है। अक्सर हमें पड़ोसी के तौर पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग मिलते हैं। जो अच्छे होते हैं उनके साथ हमारी अच्छी बनती है, और जो लोग बुरे होते हैं उनके साथ हमारी बातचीत नहीं होती है। तो बुरी बातचीत भी तो हो सकती है, बुरी तो लिखा ही नहीं है कि बस ठीक है बातचीत नहीं होती है भाई, कभी कभी बहुत बुरी बातें जाती है। और अपनी तरफ से एक कोशिश तो करनी चाहिए कि उनको थोड़ा सा अच्छाई की तरफ लाया जाए। बड़ी मेहनत होती है ऐसा करने में, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन ये जो हमारे जो बुरे लोग कुछ लोग हो जाते हैं तो उनको भी धीरे धीरे उनकी बातों पे हम जवाब ना दें जिसे कहते हैं, तो फिर वो कुछ दिनों बाद वो समझ जाते हैं हम कितना भी बोलेंगे कुछ बोलेंगे नहीं। फिर बाद में जब कोई मुसीबत में फंसते हैं ना, और फिर जब हम उनकी मदद करते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि नहीं ये अच्छे थे। तो मतलब जरूरी है कि मदद की जाए, तभी पता चलेगा अच्छे हम। कुछ अनुभव तो ऐसे ही कहते हैं हुआ है ना। लेकिन देखो भाई ऐसा है कि मदद की जरूरत पड़े नहीं, ये तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसी कैसे बदले इस बारे में हमारे साथी ने लिखा है कि दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पाठ बदलते हैं, ये तो कुदरती क्रम है, लेकिन वक्त के साथ पड़ोसी भी बदलते हैं, वो मैं अनुभव कर रहा हूँ। वैसे पड़ोसी तो वही पुराना ही है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका स्वभाव बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव हो गया है। ये मैंने अनुभव किया है, अभी भी कर रहा हूँ। कहते हैं हम खुद बदल सकते हैं, पड़ोसी को नहीं बदल सकते। कहा जाता है पहला सगा पड़ोसी ही होता है, लेकिन वो जब कोऑपरेटिव हो तब। बात बिल्कुल सही लिखी इन्होंने। और देखो क्योंकि वैसे भी ना किसी ने कहा है कि पहले पड़ोसी परिवार होते थे, अब परिवार भी पड़ोसी हो गए, तो ये भी तो बात है ना। बिल्कुल। तो हम केवल पड़ोसी कर रहे हैं कि गड़बड़ है मामला। बिल्कुल। और देखिए ना इसी तरह एक संदेश और आया है कि मन का छूने वाला ये विषय, बदलते पड़ोसी। ऐसा नहीं कि पड़ोसी बदल गए, हम भी बदल गए। कुछ तो टीवी आने से हम पड़ोसियों में दूरी बढ़ गई, और कुछ तो स्मार्टफोन का जमाना है। अब किसी के पास समय नहीं होता है कि मिलने जुलने का। वो भी अब क्या दिन थे जब पड़ोसी के दुख से दुखी और उनके सुख में सुखी हो हम अपनी जिंदगी जीते थे। और दाल सब्जी से लेकर सुई धागा से लेकर मेकअप किट, दवाइयाँ, अचार और घटे बढ़े सामानों की लेन देन हुआ करती थी। और आज किसी की बहू आई तो बयाना आया, आज उनके घर उसकी बधाइयाँ देने जाना है। महानगरों में तो पर्व और त्योहार सोसाइटी में लोग मिल लेते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गया है। किसी के घर में मेड नहीं आई, किसी के पेरेंट्स अकेले हैं, तो ज़रा उनसे पूछ लेना, उनकी क्या कुछ ज़रूरत है तो पूछ लेना। ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। और हमारी ये नई जनरेशन भी पड़ोसी धर्म निभाती है। हाँ, थोड़ा अंदाज उनका अलग हो जाता है, और समय के साथ हमारे और आप पड़ोसियों के अंदाज भी बदल गए हैं। ये बहुत सकारात्मक बात इन्होंने लिखी कि व्हाट्सएप ग्रुप के फायदे भी बहुत सारे हैं। और ठीक है, जरूरी नहीं है कि मिला जाए, लेकिन अगर समय पर पूछ लिया, हालचाल ले लिया,
और मदद कर दी तो अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है कि बहुत अच्छा विषय है सब, और वी ऑलवेज कंप्लेन अबाउट नेबर्स एंड अदर पीपल बट इफ इट, ये लिख रहे हैं कि मतलब हम सबकी शिकायत तो करते रहते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखें, हाय हेलो करते रहें, तो जाहिर है कि हमारा जो है संबंध है वो ज़रूर विकसित होगा। और कभी ना कभी दिक्कत भी होती है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो हम सिर्फ पड़ोसियों को दोष ना दें, बल्कि अपने प्रयास को भी देखें कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, और प्रयास करना तो बहुत ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है कि वक्त तो हर समय बदलता ही रहता है, लेकिन यदि हमारे पास रहने वाले पड़ोसी ही बदल जाएं तो घर में सूनापन आ जाता है। और क्योंकि कहते हैं कि मुसीबत के समय सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है, जैसा कि हमारी प्यारी बुआ ने भी बताया था। और ये रिश्ता अपनों से ज़्यादा खास होता है, क्योंकि ज़िंदगी में तमाम जो सुख दुख होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, हम सभी साथ मिलकर मनाते हैं। यही तो हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है। अब ये ना सोचना कि हम कह रहे हैं, बल्कि हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि हमने भी तो यही कह रहे हैं कि जिन्हें अच्छे पड़ोसी मिलते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए। खुद जब एक हम मिसाल पेश करेंगे अच्छा बनने की, अच्छे पड़ोसी बनने की, तभी तो दूसरे भी अच्छे बनेंगे, है ना बुआ? और ये बहुत ही अच्छी एक और 4 पंक्ति लिखकर भेजी। आओ बहन थोड़ी चुगली लगाते हैं, दूसरों के घरों की कहानियां सुनाते हैं, तुम अपनी सुनाना मैं अपनी सुनाऊंगी, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताऊंगी, चलो पड़ोसी होने का फर्ज निभाते हैं, भाभी जी के कान भर कर आते हैं, चाय के नाम पर उनके घर आते हैं, थोड़ी हम ताक झांक कर आते हैं। बिल्कुल, चलिए फिर अंतराल के बाद आते हैं, हम लोग मिलते हैं। तो अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत करते हैं और बस करते हैं अड़ोसी पड़ोसी की बातें। हाँ, देखो किसी ने लिखा है, जरा सी बात पर जो भागकर चले आते थे, भाई साहब सब खैरियत है कि क्या हो गया, है ना? जरूरत वक्त के साथ इस जहां में आजकल देखो न जाने वो पड़ोसी कहाँ खो गए हैं। बिल्कुल। तो चलिए आप भी तलाशिए, लेकिन हम एक गीत सुनते हैं, फिर आप भी तलाशिए, हम भी तलाशते हैं। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो नाती, होठों पे तो नाती, मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा हमारी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आंखें चार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे।
नहीं छोड़ा। ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो बुआ देखिए ना, नाना करते करते हम लोग अड़ोसी पड़ोसियों से प्यार भी बहुत करते थे, है ना? करते थे, लेकिन उतनी तो बुराई कर रही हो तब से हाँ, बैठे। नहीं अभी प्यार की बातें करेंगे ना। अच्छा। और क्या, ऐसा? देखिए ना, क्योंकि उसमें ये प्यार की बातों में ये है कि जब भी कोई उत्सव होता था घर में, तो अड़ोस पड़ोस की सारी महिलाएं आ जाती थी और घर में एक साथ बैठ के त्योहार का खाना भी साथ में बनवा लेती थी, भोग भी तैयार करवा देती थी, और साथ में जो ढोलक पर गाने होते थे और नाच गाना जिसे कहते हैं, आपस में डांस करते थे, उसका भी एक प्यार भरा माहौल वहाँ पर हो जाता था। अब नहीं होता। अभी थोड़ा सा कम हो गया है, जैसे हम आसपास देखते हैं कि उस तरह से नहीं हो पाता, लोग म्यूजिक लगा देते हैं। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं, तो म्यूजिक लगा दिया तो इसमें क्या है? तो बस मतलब वो वाली जो ढोलक वाली और मंजीरे की जो बात होती है, कहाँ गलती है बताओ जरा सा। अब ये तो भाई सोचने वाली बात है ना, वो आपने तो मुझे फंसा दिया। लेकिन फंसा क्या दिया? देखो, पड़ोसी के बदलने पर हम बात जैसे कर रहे हैं, तो जैसा कि सभी अपने पड़ोसी के विषय में सोचते हैं कि सब बदल गए हैं, लेकिन शायद यही बात हमारे पड़ोसी भी हमारे विषय में सोचते हो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इसमें एक का दोष तो हो नहीं सकता, इसलिए पहले स्वयं को देखो कि हम तो नहीं बदले जी। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा, बिल्कुल सही लिखकर भेजा, क्योंकि ताली तो एक हम हाथ। कह रहे हैं। अरे बुआ, आपकी तो बात एकदम अलग ही होती है, और जो कहती है वो एकदम सही होता है। और देखिए ना, उस समय क्या होता था, जब सब लोग मिलते थे, बैठ के बातें करते थे, साथ में धान छुड़ा जाता था, चक्कियाँ चलाना हो या गेहूं बिनना हो, धोना सुखाना हो या गद्दा तागना हो, मतलब हर तरह के काम में साथ में बैठ के दादी नानी काकी सब करते थे और खूब मजा आता था। और बड़ी मंगोड़ी डालना हो, पापड़ बनाना हो, तो ये सब सारी चीजों के लिए होता था। खास तौर से गुजिया जैसा व्यंजन जो होता है, उसमें इतना प्रोसेस होता है, इतनी प्रक्रिया होती है कि लगता है भाई 3 जने रहे तब तो मन भी लगे, है ना? भरावन बनाओ, फिर मैदा गूंदो, तो ये सारी चीजें हैं। चाहे पकवान बनाना हो तो जाहिर है कि 2-4 लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता अब आप दूसरे शहर से रिश्तेदारों को तो बुलाएंगे नहीं। बिल्कुल, अब तो अब अकेले बनाना, अब तो बुआ अकेले बनाना पड़ता है, तो लगता है वो भी भारी लगता है, इसलिए तुमने छोड़ दिया। इसलिए हमने कहा अभी नहीं करते, गुजिया बनाना बंद। तो भाई आप पड़ोसी जो भी हैं सुन रहे हैं तो सुन ले कि भाई एक दूसरे के साथ मिले ताकि ये व्यंजन बने रहे। और जैसे कि सिलाई कढ़ाई भी होती है ना, तो खास तौर से कढ़ाई है, बुनाई है, 4 लोग इकट्ठे हो गए, एक संग बैठ गए, ठीक है, एक दूसरे की भले ही मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैठे हैं तो एक मन लगा रहता है और आप काम करते रहते हैं। अब क्या होता है कि हम टीवी देख रहे हैं और उसके संग संग काम कर रहे हैं, तो थक भी रहे हैं। हाँ, और बुआ एक मजेदार किस्सा याद है, कभी कभी हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, तो जैसे रसोई सामने दिखती थी उनको ऊपर छत से, तो जब महाराजन खाना बनाती थी तो वो पूछ लेती थी भाई क्या बन रहा है, तो अब हम बच्चों को आवाज सुनाई दी जाती थी, हम बच्चे आड़ में कहते थे बोल दो गाजर का हलवा बन रहा है, खूब सारा मेवा डाला जा रहा है। तो कभी कभी इस तरह की शरारतें भी पड़ोसियों के साथ अच्छी लगती थी, वो भी होती थी। और कभी कभी क्या, अक्सर बच्चे जो हैं, बच्चे तो अक्सर तो नहीं, बच्चे तो सभी भोले होते हैं, लेकिन पहले के जमाने में इतने हिले मिले रहते थे अड़ोसी पड़ोसी से, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता था अंकल आंटी, सब चाचा ताऊ बुआ चाची ऐसे ही होते थे। तो बड़े मजे से मम्मी लाख डांटे, लेकिन वो चिल्ला के बुआ आओ हलवा बना है हमारे घर में। अब मम्मी परेशान की हलवा तो कम बना है, लेकिन उन्होंने अड़ोसी पड़ोसियों को न्योता दे दिया। और कभी कभी जन्मदिन भी मनाया जाता था जब बच्चों का, तो भाई एक सीमित वो रहता था कि हाँ 20 लोगों की व्यवस्था है, 20-25 की। अब वो बच्चा जो रहता था, यहाँ तक कि मतलब बड़े बच्चे तक जो कक्षा 5-6 तक में भी पढ़ने लगे थे, वो इतने भोले होते थे, सबको जाके बुलाते थे कि चलो हमारे घर में आज केक कटेगा, या आज हलवा बन रहा है, हमारा जन्मदिन है, या भैया का जन्मदिन है, या गुलगुला बांटे जा रहे हैं ना। अब मम्मी परेशान, इधर देख रही है उधर देख रही है कि किसको क्या दे। सही तो इस तरीके की मजेदार चीजें भी होती थी, और लेकिन उसमें थोड़े में सब लोग खुश भी हो जाते थे। अच्छा, उस समय बुआ ये भी कहा जाता था, जैसे मतलब गुलगुला, हमें याद है गुलगुला बांटा जा रहा है, अब लोग बहुत हो गए, कम पड़ गया, तो आखिर आते आते लो प्रसाद लो, यानी प्रसाद का मतलब एक गुलगुले से काम चला लो, है ना। ये प्यार मोहब्बत की बातें हम आज भी कर सकते हैं और कोशिश करें कि, लेकिन हाँ ये है कि अब सोचने लगे हैं कि सब लोग बहुत व्यस्त हैं, हम जाएं कि न जाएं, पूछ के जाएं किस समय ठीक रहेगा, किस समय नहीं ठीक रहेगा।
मन इस में तरीके की हाँ चीजें एक हैं। संकोच बढ़ गया है आजकल हाँ, ज्यादा। बिल्कुल। तो एक तरह से सहूलियत, कभी कभी सहूलियत भी होती है, जैसे अब आजकल बड़े शहरों की बात करें जी। तो वहां पर आप गए और नहीं मिला तो आपका आना जाना सब चीज खर्च हो जाता है। हाँ तो वो बिल्कुल। और भी उसके संग संग ये जो हम लोगों ने अभी बात की कि ढेर सारे बच्चों को बुला लिया, व्यवस्था नहीं है, तो आज ये थोड़ा नहीं चल पाता है, क्योंकि बच्चे भी अब ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा बाकी को तो 4 गुलगुला दिया था, हमें एक ही दिया। हाँ। तो नाराज भी हो सकते हैं, पहले भी होते थे लेकिन उन्हें मना लिया जाता था। तो कुछ चीजें हैं, इनको सोचना पड़ेगा। और ये भी सोचा जाता है कि अब 2 को बुलाया था, ये लोग 4 आ गए, अब कैसे व्यवस्था होगी, क्योंकि उस तरीके का बड़ा घर, ढेर सारा बिल्कुल। सामान आदि नहीं होता है ना। उस समय तो बड़े बड़े घर होते तो पता ही नहीं चलता था कौन मेहमान किधर बैठा है, गप्पे मार रहा है, बड़ा मजा आता था। तो पता तो नहीं चलता था, लेकिन गीत संगीत का तो अपना मजा रहता था। तो हम सुन लें इस समय, तब बढ़े आगे। जी। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। चार मैं नजर करूं और फिर हजूर से, चार मैं नजर करूं और फिर हजूर से, पास यूं ना आइए बात कीजिए दूर से। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। अरे वाह। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। दूर कब तलक रहूं, फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए डोर तू पतंग में। दूर कब तलक रहूं, फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए डोर तू पतंग में। कट गई पतंग दी डोर अब न डालिए, कट गई पतंग दी डोर अब न डालिए, और किसी के सामने जाके दिल उछालिए। अरे सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा। सुन 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 जालिमा, अरे जा 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 जा, अरे सुन 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 जा 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 जा। सुन। तो बुआ हम लोग कितनी सारी बातें कर रहे थे पड़ोसियों की। और अच्छा, पड़ोसियों के समय जो किस्सा होता था कि पड़ोस के घर में अगर अमरूद का पेड़ लगाए बुआ, तो वो जो दोपहर होती थी ना, सब सो जाते थे, तो वहां जाके बच्चे बाउंड्री पे फान फून के चढ़ के अमरूद चुरा के खाने का जो आनंद था पड़ोसियों के घर का, वो बड़ा याद आता है। वो भी होता था। वहीं दूसरे के घर में अगर कोई बाहर के बच्चे कूद रहे हैं, फान रहे हैं, तो दूसरा डांट भी देता था, क्यों घुस रहे हो उस घर में, हैं चोरी नहीं करो। तभी बुआ बुरा नहीं मानते थे, करते वही थी जो बच्चों को करना होता था। हाँ। लेकिन अच्छे पड़ोसी के बारे में हमारे एक साथी ने बहुत लंबा लिखकर भेजा है अपना, वो कि अपनी डिलीवरी के बारे में, कि किस तरह से सन 2000 की बात लिखी कि पड़ोसन बहन याद रहेगी जो डिलीवरी के वक्त बहुत काम आई थी। खुद 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, फिर भी आई, मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे पति जा चुके थे, बाहर थे, बच्चे छोटे थे, लेकर गई। फिर सरकारी अस्पताल में सीरियस हो गया मामला, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नर्स ने चेक किया, कहा नहीं दूसरे शहर ले जाइए, वहाँ गई, हार नहीं माना, हॉस्पिटल ले गई, तीसरे हॉस्पिटल ले गई। और एक रिक्शे वाला भी था जो साथ में बहुत हिम्मत दे रहा था, कहता था कुछ होगा दीदी, बस एक हॉस्पिटल बचा है, अगर वहाँ नहीं लिया तो मैं खुद गाड़ी लेकर आता हूँ और आपको नागपुर ले जाऊँगा।
फिर उस डॉक्टर ने भी इनकार कर दिया और जैसे ही बाहर निकली गिर पड़ी, बेहोश हुई। फिर मतलब इस तरह से उन्होंने डिलीवरी करवाई, बेटा हुआ और बेटा आज 22 साल का है। तो लिख रही हैं कि उसे भूली ना जो आज मेरे घर कोई भी काम हो, बेटी की शादी से पहले उसे बुलाया। तो भाई इस तरीके से वाकई होते हैं बहुत सारे लोग। और देखो अब बात होती है पड़ोसियों की, वो रिक्शे वाले ने भी कितना दिखाया हिम्मत भी और अपना तो दिखाया और पूरी पूरी मतलब मदद की। तो इस तरीके के समय होते हैं, लोग होते हैं। बिल्कुल, और वही पहले काम आते हैं जो आपके अड़ोस पड़ोस में होते हैं। तो भाई बना कर रखिए, बना के तो रखिए। और हमारे जब उस समय जो घरों की छत हुआ करती थी तो वो भी बड़ा मजेदार होती थी कि छत पे सब एक दूसरे बैठे हुए, जाड़ों की खासकर गुनगुनी सर्दी, मतलब जो सर्दी है और धूप का मजा लेते हैं। उस समय सब एक दूसरे से बातें भी करते जाते थे, काम भी हो रहा है और सब्जी आदि भी वही स्वेटर बिनना भी वही हो जाता था। पूरा हुआ। तो भाई अब कुछ व्यंजन अगर बनाने की बात हो तो जाहिर है कि दोपहर की जब तुमने बात की तो मटर छीली जाती थी एक साथ बैठकर, और कितने कितने 5-5 किलो तक मटर छिल जाती थी और छिलते छिलते खा भी लेते थे। तो खा ही जाता था, लेकिन हाँ ये मटर छिलती थी। लेकिन आज तुमने भाई कहा है कि चने की दाल के हम लोग कुछ व्यंजन बनाएंगे, तो हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा। लेकिन पहले जो बहुत ही सामान्य सी है वो बात कर ले। चने की दाल भीगी हुई लेंगे और उसमें एक प्याज, हरी धनिया थोड़ी सी ले लेंगे। तलने के लिए तेल चाहिए और 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक चाहिए, लाल मिर्च और हल्दी चाहिए 1/4 इंच, और धनिया पीसी हुई आधा छोटा चम्मच, और हींग चाहिए 1 चुटकी, और जीरा चाहिए 1/4 चम्मच, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और नींबू का रस, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, लहसुन का पेस्ट भी ले लें आप तो अच्छा है, अदरक और लहसुन हरी मिर्च मिलाकर। दाल को दरदरा पीसें, बहुत अच्छा बारीक ना पीसें, और इसमें धनिया, प्याज, लाल मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी, जीरा, धनिया सब डालकर हींग अदरक का पेस्ट सब मिला लें और फिर इसके गोले बनाकर आप तेल में तल लें, धीमी आंच रखें। और अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें आप ब्रेड मिला सकते हैं ताकि उसमें फैले नहीं, यानी बढ़िया चने की दाल के बढ़िया से वो तैयार हो जाएंगे क्रिस्पी। और उसके अगर आप चाहें तो ज़्यादा अगर बारीक पीस के आप चाहें तो साबुत चने के वो भी बना सकती हैं आप, टिक्की भी जिसको कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, चने के कबाब। चने के कबाब। और जो तवे पर जब बनाएंगी तो वो कबाब हो जाएंगे। हाँ, और जब आप वैसे तल देंगी तो टिक्की का शेप हो जाएगा। तो चलिए अब कबाब के साथ चने की दाल की चटनी भी बना लेते हैं। जी हाँ। तो इसकी सामग्री है कि चने की दाल 1/4 कप, तेल 2 बड़ा चम्मच, करी पत्ते 7, लाल मिर्च सूखी जो लेंगे वो 4 लेंगे, आधा कप नारियल कसा लेंगे, इमली के 2 पीस गुठली हटा के लेंगे, और नमक अंदाज से और पानी आप अंदाज से लीजिए। और पैन में गरम करेंगे तेल और चने की दाल डालकर उसमें भुनेंगे, और उसी में करी पत्ता डाल देंगे और लाल मिर्च है वो भी तोड़ करके डाल देंगे, भून लेंगे। अब इसे मिक्सी के पॉट में निकाल करके और इसमें कसा नारियल, इमली, नमक और आधा कप पानी डाल करके और चने की दाल मिक्सी के पॉट में डाल के पीस लेंगे। इसको आप अलग रख लेंगे। और अब इसको आपको छौंकना भी है, बघार देना है। तो उसके लिए आप एक पैन में 2 चम्मच तेल डालिए और राई आधा चम्मच डालना है आपको, उड़द की दाल आधा चम्मच, और लाल मिर्च थोड़ी सी 1 ले लीजिए, उसको तोड़ के डाल दीजिए, और 5 करी पत्ते डालिए। और इसका तड़का बना करके आप चने की दाल का जो पेस्ट आपने बनाया था उसके ऊपर डाल दीजिए, और बस आपकी ये किसी के साथ खाइए, डोसा है, चावल है, पराठे हैं, रोटी है, क्या बात है। और जो आपने टिक्की बताई उसके साथ खा सकते हैं। और खाते खाते एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का। सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का। सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का। सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का।
है तो बस एतबार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का, सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का, सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का, सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा इंतजार का। तो बुआ देखिए हमने चने की दाल की बात कर रहे थे, तो अब चने की दाल की एक वो भजिया भी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा। कि ये चने की दाल लेकर के उसको 6-7 घंटे भिगो देना है, उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लेना है, और आप उसमें थोड़ी सी लौकी कस दीजिए, थोड़ा सा प्याज और आलू और हरी धनिया, हरी मिर्च, नमक, चाट मसाला वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और बस उसकी आप गरम गरम भजिया तेल में तल लीजिए। क्या बात तो है। चाय के साथ एकदम स्वादिष्ट लगेगी। ऐसे भजिया ही तैयार। तलने की बात आई तो हमारे साथी ने लिखकर भेजा कि चने की दाल को आप 1-2 घंटे भिगो लें और उसके बाद थोड़ा सा फिर उसको अच्छी तरीके से सुखा लें, या तो छन्नी में, नहीं हो सके तो कपड़े में उसको फैलाकर लगभग सुखा लें उसको, और पोंछ लें अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप ऐसे ही गरम तेल में उसको डाल दें, और थोड़ा दूर रहें क्योंकि वो बहुत तेज चटकेगा, अगर उसमें पानी वगैरह होगा तो और चटकेगा, तो थोड़ा दूर रहें। उसके बाद तल लें, निकाल लें, उसके बाद चटपटा, मतलब उसको वैसे आप बना के एयर टाइट डिब्बे में भी रख सकती हैं, जब मर्जी हो तब खाइए, और उस समय फिर से ताज़ा प्याज वगैरह काट के उसमें नमक मिर्च डाल के खा सकते हैं, नींबू डाल के। नहीं तो आपको वैसे भी खाना हो तो आप मसाला, अगर मसाला मतलब कि वो चाट मसाला मिलाकर रख दीजिए और खा खाइए। सकते हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आप नहीं चाहते तलना तो जाहिर है कि फिर 1 मुट्ठी नमक आप उसमें डाल दें कढ़ाई में, गर्म हो जाए तो उसमें आप भूनें तो वो ऐसे चटक जाएगा खूब अच्छे से, और कुरकुरे कुरकुरे चने की दाल बन जाएगी। यानी बहुत अच्छी अच्छी बुआ सब लोग रेसिपी बता रहे हैं, बहुत अच्छी। तो बिल्कुल। और एक चने की दाल की एक और बन सकती, चीले बना लीजिए आप चने की दाल के। तो बस वही भिगोना है चने की दाल को, पीसना है, और उसमें सब चीज़ें हरी धनिया जैसे मिलाते हैं, प्याज, अदरक, नमक, मिर्च और हरी मिर्च मिला के अच्छा सा पेस्ट बना लिया गाढ़ा गाढ़ा, और उसको आप गरम नॉन स्टिक तवे पर डाल के, तेल डाल के, और वो डाल के घोल और चीला बना के खा सकते हैं। तो मतलब चना जो है वो बहुत तरीके से खाया जा सकता है। आप मीठा बनाइए, चाहे नमकीन बनाइए, चाहे आप सत्तू के रूप में खाइए, और चाहे आप वो जो रोटी बनती है ना, बोलते हैं जैसे चने की दाल की भर के रोटी बनती है, कचौड़ी बनती है, तो अनगिनत चीजें हैं चने की दाल की। चने की दाल की जब बात आती है तो जाहिर है कि उसका फरा बहुत सारे लोग हमारे बनाते हैं, तो चने की दाल उसके लिए 250 ग्राम ले लें, और आधा किलो गेहूं का आटा ले लें, और आधा चम्मच गरम मसाला चाहिए इसके लिए, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी सी अदरक चाहिए, लाल मिर्च, नमक चाहिए, चुटकी हींग चाहिए, और 3-4 लहसुन की कलियां चाहिए। तो 2 बारीक हरी मिर्च चाहिए जो अच्छे से आप काट लें, करी पत्ता ले लें बघार के लिए चाहिए, राई, हींग, जीरा, और प्याज बारीक कटा हुआ चाहिए, लाल मिर्च, नींबू का रस, नमक, तेल, फिर ये भी बघार के लिए चाहिए। तो हरी धनिया भी चाहिए अगर आप सजाना चाहते हैं, जाहिर है आप सजाना चाहेंगे। चने की दाल 3-4 घंटे भिगो लें और उसका पेस्ट बना लें, फिर उसको पीस लें, मतलब भीगी हुई हो, उसके बाद उसको पीस लीजिए। अब इसमें ऊपर जो हमने ऊपर से क्या करना है कि सारे मसाले मिला देने हैं जो हमने बताया ना, कि गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें मिला लें, और फिर उसके बाद इसको एक किनारे रख लें। ये भरावन हो गया, और आधा किलो आटा जो हमने लिया है उसमें ज़रा सा मोइन डालकर नमक डाल लें, और थोड़ा सा पानी से गूंद लें उसको। अब इसकी फिर मोटी मोटी पूरी बना लें, और बीच में चने का जो ये मिश्रण है उसको भर लें, और सारी तैयार हो जाए तो इसको एक गुजिया की तरह भी आप बना सकते हैं, और यानी कि दोनों तरफ आटा होगा और बीच में भरावन होगा चने का, और फिर इसको आप खौलते हुए पानी में डालेंगे तो उबल जाएगा। जब रंग बदलने लगेगा तो लगभग 20 मिनट में ये पक जाएगा, तो समझ जाइए पक गया है। अब इसे निकाल लें, प्लेट में ठंडा कर लें और काट लें, और फिर कढ़ाई में बघार करके नीम का पत्ता है, मतलब कड़ी पत्ता जो है उससे, और ये सब बघार डालकर अच्छे से आप उसमें कर लें, फिर ऊपर से हरी धनिया और नींबू का रस डालकर खाएं चटपटा। बिल्कुल। और हम एक गीत सुन लेते हैं। तुझे चांद कहूँ या फूल कहूँ, मेरे प्यार का कोई नाम नहीं, हाय नाम नहीं। मैं तेरी नजर में फंस जाऊं, दुनिया से मुझे कोई काम नहीं, हाय काम नहीं।
की चमक ये कहती है तू कोई सुनहरी नागिन है। हर सांस में शोला तड़पे है, हर गीत में दिल की धड़कन है, हर गीत में दिल की धड़कन है। आँखों में नशा सा छाया है और हाथ में मेरे जाम नहीं, हाय जाम नहीं। मैं तेरी नजर में बस जाऊं, दुनिया से मुझे कोई काम नहीं, हाय काम नहीं। दो चार घड़ी का मिलना ये अब सारी उम्र का बंधन है। तुम नाम वफा का लेते हो, दुनिया तो वफा की दुश्मन है, दुनिया तो वफा की दुश्मन है। दो प्यार भरे दिल वालों को दुनिया में कहीं आराम नहीं, आराम नहीं। तुझे चांद कहूँ या फूल कहूँ, मेरे प्यार का कोई नाम नहीं, हाय नाम नहीं। मैं तेरी नजर में। तो देखिए, बातें बातें करते करते प्यारी बुआ समय समाप्त हो चुका है, तो ले लेते हैं सबसे विदा। तो मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।